फ्रेंड्स नमस्कार, वार्म वेलकम, बिग हग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ मेडिकल साइंस, योग, जप, तप, साधना, ये आपके बीमारी से किस तरीके से लिंक्ड हैं और कहाँ कहाँ पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज की डेट में जो डॉक्टर्स अपने मेडिकल प्रैक्टिस में खुले हैं और वो देखते हैं कि पेशेंट्स उनकी एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स से उनके नए प्रोटोकॉल्स में ठीक नहीं हो रहा है। इवन हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में भी जो पेशेंट्स असाध्य रोग के साथ आते हैं और 80% बीमारियां जो क्रॉनिक हैं, जो पुरानी जटिल बीमारियां, असाध्य रोग हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज प्लस साइकोसोमैटिक डिजीज, साइको दैट मीन्स साइकोलॉजिकल इश्यूज, सोमा मीन्स बॉडी सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज वेजिटेटिव सेल को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से आपका आचार व्यवहार, आपके आसपास की स्थितियां, आपकी स्पिरिचुअल कोशंट, आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेकर और आपके इन्वायरमेंट, आपके धर्म, आपकी सोच, सब कुछ आपकी बीमारियों से लिंक्ड है। ऐसा बहुत पहले हमारे वेद्स में दिया हुआ था, स्पेशली आयुर्वेदा हैज कम फ्रॉम अथर्ववेद, और उसमें इन चीज़ों को बहुत ही क्लियर कट दिया है। लेकिन हम जो मेडिकल प्रैक्टिस करने बैठे तो मैंने देखा कि इन चीज़ों का डायरेक्ट लिंक है। तो कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक डिजीज, जो कि इनक्योरेबल डिजीज मानते हैं हम मेडिकल साइंस में, और ऑटोइम्यून डिजीजेस जो कि 80% क्रॉनिक डिजीज को कंप्राइज करती है, उसमें माइंड बॉडी हीलिंग या ड्रगलेस ट्रीटमेंट सही तरीके से डॉक्टर अगर पेशेंट को रिकमेंड करता है, साइंटिफिकली अप्रोच के साथ रिकमेंड करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक पेशेंट को मदद करता है बीमारी से निकलने में। सो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से आपकी जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं आज वो साइकोसोमैटिक डिजीज के कारण बनते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी, एक फीमेल एक मेरे पास आई, उसके गले में काफ़ी तकलीफ थी और पिछले रात को ही उसकी सांस लगभग रुक गई थी और उसने आज के करीब के इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल में गई। वहाँ पे उसको डॉक्टर ने डेरिफाइलिन और स्टेरॉइड को इंजेक्शंस में दिया और पेशेंट थोड़ा सा अच्छा महसूस किया कि वो बच सकता है, तो वो रात उसकी कट गई। लेकिन सुबह उठते साथ फिर वापस उसके गले में खराश और उसको दम घुटने ऐसा स्थिति पैदा हुई। ऐसा पिछले 3-4 दिन से हो रहा था और वो कुछ ना कुछ ड्रग्स खा रही है लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा है। मेरे पास आई तो मैंने उसको देखा कि इट्स अ केस ऑफ एंजीनियोटिक एडेमा। पता चला कि मेरे पूछने पता चला कि पेशेंट ने 10 दिन पहले एक डेंटल प्रैक्टिस में ड्रग्स ली थी, आरसीटी कराने के बाद मेजर एंटीबायोटिक्स के ऊपर थी, और इसके बाद से ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस हुए और उस एलर्जिक रिएक्शंस के अंतर्गत उसको नाक कान गले की स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि उसको काफ़ी तकलीफ थी दांत को लेकर। पारिवारिक भी स्थितियां इमोशनली उसको रिप्रेस कर रही थी। उसके अपने सोच में भी ऐसे बहुत सारे आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस थे, उम्मीदें थी आसपास से जो कि पूरी नहीं हो रही थी। तो इसने उसके दर्द के रूप में उसकी इंटॉलरेंस काफ़ी कम कर दी थी और उसको फिर आरसीटी लेना पड़ा। और यहाँ पे जब उसने ड्रग्स लेना शुरू किया तो उसकी बॉडी में पहले से जो एलर्जी थी, साथ में जो वो पेशेंट जो कि काफ़ी सेंसिटिव हो चुका था इन सब मेंटल और इमोशनल ट्रॉमास के साथ, तो उसकी एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ही हाइटेंड थे। और एलर्जिक रिएक्शंस के अंतर्गत जो कभी भी उसको ड्रग्स एलर्जी नहीं थी, उसको ड्रग्स एलर्जी पैदा हुई। इसके बाद और भी ड्रग्स दी गई। यहाँ पे मैं साइंटिफिकली आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीट किया लेकिन उसको डायग्नोज करने की कोशिश नहीं की। इसलिए वो पेशेंट पिछले कई दिनों से, पिछले 1 महीने से सफ़र कर रहा था और उसके साथ उसका पूरा परिवार, हस्बैंड, बच्चे और उसके आसपास की एक छोटी सी इकाई भी मुश्किल में थी। तो एज ए डॉक्टर हमारा वर्क होता है कि हम पेशेंट को डायग्नोज करें, उनको एजुकेट करें और जहाँ पे कमियाँ उनको बताएं। जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं पेशेंट अपने आप उन कमियों को ठीक करके अपने डाइट के साथ, कम से कम ड्रग्स के साथ ठीक हो पाए। क्योंकि उसने 10-15 दिन काफ़ी ड्रग्स ली और उसकी डायग्नोसिस क्लियर नहीं थी, तो उसकी सफरिंग बढ़ती गई और आज की डेट में वो ईएनटी डॉक्टर के पास भी गई तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। शी हैज़ बीन टू इमरजेंसी क्लिनिक्स वेयर उसको स्टेरॉइड्स और ड्रग्स दी गई, इंजेक्शंस दिए गए, लेकिन फिर भी उसकी तकलीफ बढ़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे साइकोसोमैटिक और साइकियाट्रिक चेंजेस, इमोशनल डिप्रेशंस किस तरीके से डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे मैंने उनका लिंक आपको दिया है एक मेडिकल प्रैक्टिस में। तो यहाँ पे मेरी उसको एडवाइस यही थी कि मन को शांत कैसे करें, क्योंकि मन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का, वो दिखाई नहीं दे सकता है। तो हम साइकोसोमैटिक डिजीज, तो साइको जो है वो मन का एस्पेक्ट है,
तो उसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते थे उस पेशेंट का, वो डॉक्टर नहीं कर सकता। तो मैंने उसको सलाह दी और डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से जब तक और साधना में वो इन्वॉल्व हो, वहाँ पे कोई उसका खर्चा नहीं होगा। उसके जो जीवन के मूल्य जो खराब हो रहे हैं, परिवार और उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो कम से कम दवा के साथ वो ठीक हो सकता है। और उसने उनको फॉलो भी करना शुरू किया। तो यहाँ पे प्राणासन, योगासन, कुछ खान पान में बदलाव और जब तब से जुड़े हुए जो भी आप पूजा पाठ या जिस तरीके भी आप प्रेइंग करते हैं ईश्वर से, सो प्रे या हमारे सनातन में जो मॉर्निंग इवनिंग के चैंट्स होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें किस तरीके से आप अपने को लीन करें। और लीन करने के बाद आप योगासन करें। आपकी डाइट में ये कमियां थी, आपके न्यूट्रिशन में ये कमियां थी ब्लड रिपोर्ट असेसमेंट के बाद। और कम से कम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि सिमिलिमम पद्धति के ऊपर उसकी जो साइकोसोमैटिक चेंजेस हो चुके थे बॉडी में, उसके लिए तो ड्रग्स ही उसको देनी थी। तो डायग्नोसिस और साइकोसोमैटिक बेस को बनाते हुए एनजी न्यूरोटिक एडेमा, एनजी न्यूरोटिक एडेमा, एनजी मतलब ब्लड वेसल्स, न्यूरोटिक मतलब न्यूरोसिस जो कि दिमाग से संबंधित है, एडेमा मतलब सूजन। तो ये जानलेवा होती है। अगर गले में उसको पेशेंट को हो जाए लरिंजाइटिस के रूप में और एपिग्लोटाइटिस के रूप में, तो उसके गले में ऐसी सूजन होती है कि उसकी सांस रुक सकती है और वो पेशेंट विद इन अ मिनट खत्म हो सकता है। तो ऐसे केस में इमरजेंसीज में ट्रैकियोस्टोमी करना होता है और पेशेंट को बचाना होता है। तो इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं। अगर हम सही वक्त पे डायग्नोस करके पेशेंट को साइकोसोमैटिक माइंड बॉडी एस्पेक्ट जब तक और उससे जुड़ी हुई हीलिंग बता दें तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और ऐसे केस में मैंने इस पेशेंट की स्टडी की और देखा कि वो 50% रिकवर हो गई। और मैंने बताया कि अब रिलैक्स होने के बाद वापस ट्रीटमेंट में आओ और पूरी तरीके से ठीक करो, जिससे कि एक अच्छी हेल्दी फैमिली का निर्माण कर पाओ, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाओ और लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो पाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब तक साधना और ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे जीवन को बेहतर तो करती हैं। तो जीवन को बेहतर करने का मतलब ये होता है कि बीमारी फ्री। एक बीमार व्यक्ति कभी भी बेहतर तरीके से अपने काम नहीं कर सकता है। तो बेहतर करने का मतलब ये होता है कि बीमारी फ्री, मुश्किलें फ्री। तो मुश्किलें फ्री, बीमारी फ्री क्यों नहीं कोई होना चाहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अभी बहुत सारे ऐसी परंपरा हमारे आ रही हैं जिनने पेशेंट्स को अपने एनर्जी लेवल्स के साथ टच किया है और अपने जब तक की शक्ति से, अपने ऑरा से, अपने एनर्जी लेवल से पेशेंट्स में ऐसे बदलाव लाए कि उनकी असाध्य बीमारी ठीक हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप हर समय किसी की मदद लें या आप उसके लिए किसी सेंटली आश्रम में जाएं। इंस्टेड आप इन चीज़ों को यहाँ से लेकर खुद प्रैक्टिस करें, जिससे आप एक बेहतर परिवार का और स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को नमन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा सुने, अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ। और मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। मैंने उसको लास्ट के नोट्स में दिया हुआ है। स्पेशली योग गुरु परमानंद की एक बुक है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप जिस भी मजहब से हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ने में आपके जीवन में बदलाव आएगा। और पुनः मैंने बताया कि मेरी ये जितनी भी मेडिकल प्रैक्टिस है उसका 90% ये हमारे वेद उपनिषद से, स्पेशली गीता से ली गई है। इसलिए अगर आप गीता को पढ़ सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। एक साधारण हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सब भाषा में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो आप बीमारियों से तो निकल ही पाते हैं, लेकिन लाइफ को इन एक्चुअल प्रैक्टिस आप जी पाते हैं। तो मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो इन उपनिषद्स और इन बुक्स से निकली हुई है और इनको मैंने मेडिकल अपने एक्सपर्टीज़ के साथ यूज़ किया है। और जो मेरे अपने व्यूज़ हैं जो मैंने इसमें दिए हैं वो मेरे अपने हैं और वो ओरिजिनल हैं। सो आई एम श्योर दैट यू विल बी क्वाइट benefited by all of these. Go through them and I hope all the best for you. Thank you. Namaskar.